इंश्योरेंस सेक्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके फाउंडेशनल लॉजिक और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को डिकोड करना होगा। जब हम इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो इंश्योरेंस सिर्फ रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन का एक क्रिटिकल पिलर है। हिस्टोरिकली इंडिया में इंश्योरेंस एक स्टेट मोनोपोली थी, जहां कंपटीशन बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट था। इस स्ट्रक्चरल फ्लॉ को करेक्ट करने के लिए मल्होत्रा कमेटी फॉर्म हुई, जिसकी रिकमेंडेशंस ने 1999 में IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जन्म दिया। लिसन केयरफुली, IRDAI का कोर मैंडेट सिर्फ पुलिसिंग या रूल्स बनाना नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट भी है, यानी मार्केट को एक्सपैंड करना और पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। अगर आप विजुअल 2 जो IRDAI रेगुलेटरी स्ट्रक्चर और फंक्शंस दिखाता है उसे देखें, तो वहां हायरार्की बिल्कुल क्लियर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर IRDAI एक ऑटोनमस बॉडी की तरह एक्ट करती है, जो लाइसेंसिंग, प्रोडक्ट रेगुलेशन और सॉल्वेंसी मॉनिटरिंग करती है। बेसिकली ये एक फाइनेंशियल हेल्थ चेक है, ताकि कंपनीज बैंक्रप्सी से बची रहें। अब सवाल ये उठता है कि हम इंश्योरेंस सेक्टर की हेल्थ या ग्रोथ को मेजर कैसे करते हैं। यहाँ दो फंडामेंटल मैट्रिक्स आते हैं जो लर्नर्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं: इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी। इन्हें ध्यान से समझिए। सिंपल है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो टोटल प्रीमियम कलेक्टेड को जीडीपी से डिवाइड करके निकलता है। विजुअल 1 में जो बार ग्राफ है वो दिखाता है कि पेनिट्रेशन 4.2% के आसपास है। इसका मतलब है कि इंडिया के टोटल जीडीपी का 4.2% हिस्सा इंश्योरेंस प्रीमियम्स के रूप में जनरेट हो रहा है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि नेशनल इकोनॉमी में इंश्योरेंस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। दूसरी तरफ इंश्योरेंस डेंसिटी एक माइक्रो इकोनॉमिक या इंडिविजुअल लेवल इंडिकेटर है। इसका फॉर्मूला टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन है। ये बताता है कि ऑन एन एवरेज एक भारतीय नागरिक पर कैपिटा साल में कितने डॉलर्स इंश्योरेंस पर खर्च कर रहा है, जो कि अप्रॉक्स $90 है। डेंसिटी डायरेक्टली सिटीजन्स की अफोर्डेबिलिटी और रिस्क अवेयरनेस को शो करती है। विजुअल 1 जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन वर्सेस डेंसिटी ग्राफ है, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एफडीआई लिमिट्स बढ़ाने से 49% से 74% तक कैपिटल इनफ्लो बढ़ा और ग्राफ अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। एफडीआई बढ़ाने का मेन लॉजिक यही था कि सेक्टर में फ्रेश कैपिटल आए, ताकि पेनिट्रेशन और डेंसिटी दोनों को ग्लोबल एवरेजेस के करीब लाया जा सके। जब लाइफ सेक्टर डोमिनेट करता है, तो इसका मतलब है लोग एसेट प्रोटेक्शन यानी नॉन लाइफ से ज्यादा अपनी लाइफ सिक्योरिटी पर फोकस कर रहे हैं। इंश्योरेंस के इकोसिस्टम को क्लासिफाई करने के लिए हमें नेचर ऑफ रिस्क को समझना होगा। ब्रॉडली इंश्योरेंस दो ही तरह के होते हैं: लाइफ इंश्योरेंस और जनरल यानी नॉन लाइफ इंश्योरेंस। इनके बीच का फंडामेंटल लीगल डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस। ध्यान दें, जनरल इंश्योरेंस जैसे फायर, मरीन, मोटर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, जिसका मतलब है कि कंपनी आपको सिर्फ उतना पैसा देगी जितना एक्चुअल लॉस हुआ है। आप लॉस से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, नेवर। इसके विपरीत लाइफ इंश्योरेंस में ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, इसलिए ये एक फिक्स्ड अमाउंट पे करता है। इंश्योरेंस टैक्सोनॉमी ट्री जो विजुअल 1 में है, उसे देखें तो लाइफ इंश्योरेंस के अंडर टर्म अश्योरेंस आता है जो प्योर रिस्क कवर है, यानी सिर्फ डेथ बेनिफिट, और एंडोमेंट आता है जो रिस्क के साथ सेविंग्स भी देता है। जनरल इंश्योरेंस शॉर्ट टर्म होता है, यूजुअली 1 ईयर रिन्यूएबल, जबकि लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग होराइजन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी साल कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो जाए, जैसे बड़ा अर्थक्वेक या फ्लड, और इंश्योरेंस कंपनी के पास हजारों क्लेम्स एक साथ आ जाए, तो क्या वो बैंकरप्ट नहीं हो जाएगी? इस सिस्टेमिक रिस्क को हैंडल करने के लिए री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आता है। री इंश्योरेंस सरल शब्दों में इंश्योरेंस का इंश्योरेंस है। जब प्राइमरी इंश्योरेंस कंपनीज जैसे LIC या SBI जनरल को लगता है कि रिस्क उनकी कैपेसिटी से बाहर है, तो वो रिस्क का एक बड़ा हिस्सा री इंश्योरर को ट्रांसफर कर देते हैं। रिस्क ट्रांसफर फ्लो चार्ट जो विजुअल 2 है, वो इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट इंश्योरर रिस्क को सीड्स कर रहा है, यानी पास कर रहा है री इंश्योरर को। इंडिया में GIC री, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल री इंश्योरर है। इसका स्टेटस इतना स्ट्रांग है कि इसे राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल मिलता है, यानी इंडियन इंश्योरर्स को पहले अपना रिस्क GIC री को ऑफर करना पड़ता है बिफोर गोइंग टू फॉरेन री इंश्योरर्स।
ये सॉवरन बैकिंग प्रोवाइड करता है ताकि मार्केट कोलैप्स ना हो। फ्लो चार्ट में रेट्रोसेशन स्टेप भी दिखाया गया है, जो री इंश्योरेंस का भी अगला लेवल है, जब जीआईसी री अपना रिस्क ग्लोबल मार्केट में फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये टियर्ड स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि रिस्क किसी एक एंटिटी पर कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे, बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में डाइल्यूट हो जाए, जिससे पॉलिसी होल्डर का क्लेम सेटलमेंट सिक्योर रहता है, चाहे डिजास्टर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। चलिए, अब हम कमर्शियल इंश्योरेंस से शिफ्ट करके सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी में जहां लो इनकम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां हाई प्रीमियम पॉलिसीज वायबल नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने माइक्रो इंश्योरेंस लॉजिक पर बेस्ड स्कीम्स लॉन्च की हैं। सबसे पहले पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएमजेजेबीवाई, और पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएमएसएसबीवाई के बीच का टेक्निकल डिस्टिंक्शन समझिए। कंपैरेटिव स्पेसिफिकेशन कार्ड जो विजुअल 1 है, वो क्लियर करता है कि पीएमजेजेबीवाई एक लाइफ रिस्क कवर है, चाहे वो नेचुरल हो या एक्सीडेंटल डेथ। इसलिए इसका प्रीमियम कंपैरेटिवली हायर है, 436 रुपीस पर एनम, क्योंकि नेचुरल डेथ की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। वहीं पीएमएसएसबीवाई सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी कवर करता है। क्योंकि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी नेचुरल डेथ से कम होती है, इसलिए इसका प्रीमियम बहुत नॉमिनल रखा गया है, सिर्फ 20 रुपीस पर एनम। ये डिफरेंस समझना जरूरी है। रिस्क प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रीमियम प्राइसिंग को डिक्टेट करती है। हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ने पैराडाइम शिफ्ट किया है फ्रॉम इंश्योरेंस टू अश्योरेंस थ्रू आयुष्मान भारत, पीएमजे। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूएचसी के विजन को सपोर्ट करती है। यहाँ कैशलेस और पेपरलेस मॉडल अडॉप्शन की है। पीएमजे इकोसिस्टम इन्फोग्राफिक जो विजुअल 2 में है, उसे ऑब्जर्व करें। ये स्कीम प्राइमरी केयर जो ओपीडी होता है उसे कवर नहीं करती, बल्कि फोकस सेकेंडरी और टर्शरी केयर यानी हॉस्पिटलाइजेशन पर है। इन्फोग्राफिक में ऑर्बिट्स दिखाए गए हैं जो एक्सेस, सर्विस और फाइनेंसिंग को कनेक्ट करते हैं। इस इकोसिस्टम में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए एक आईटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जो आयुष्मान कार्ड, जिसे गोल्डन रिकॉर्ड कहते हैं, उसके थ्रू बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करता है। एक क्रिटिकल पॉइंट जो यहाँ नोट करना चाहिए वो है पोर्टेबिलिटी। क्योंकि ये एक सेंट्रल स्कीम है, एक माइग्रेंट वर्कर अपना इलाज किसी भी एम्पैनल्ड पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकता है अक्रॉस इंडिया। अनलाइक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस, जहां फैमिली फ्लोटर में कैप होता है नंबर ऑफ मेंबर्स पर, पीएमजे में फैमिली साइज पर कोई कैप नहीं है। ये डिजाइन इसलिए किया गया ताकि जॉइंट फैमिलीज और वल्नरेबल सेक्शंस, जो बॉटम 40% पॉपुलेशन है, उन्हें कंप्लीट कवरेज मिले विदाउट एक्सक्लूजन्स। स्कीम का कोर लॉजिक रिस्क पूलिंग है, जहां हेल्दी लोगों का रिसोर्सेस सिक लोगों के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है वाया गवर्नमेंट फंडिंग, बिना किसी डायरेक्ट प्रीमियम बर्डन के बेनिफिशियरी पर। मेक सेंस? सेक्टर स्पेसिफिक इंश्योरेंस में सबसे क्रिटिकल एरियाज हैं एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली मास पॉपुलेशन और लीगल मैंडेट से जुड़े हैं। पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई को लाने का मेन रीजन था पुरानी स्कीम्स जैसे एनएआईएस की लिमिटेशंस को हटाना। क्रॉप इंश्योरेंस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है मॉरल हैजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन, लेकिन पीएमएफबीवाई ने इसे एक्चुअल प्रीमियम मॉडल से सॉल्व किया। इसका मतलब है प्रीमियम मार्केट बेस्ड कैलकुलेट होता है, लेकिन फार्मर पे करता है सिर्फ एक फिक्स्ड मिनिमल रेट। खरीफ के लिए 2%, राबी के लिए 1.5%। क्रॉप सीजनैलिटी और प्रीमियम चार्ट जो विजुअल 1 है, वो इस सब्सिडी बर्डन को विजुअली एक्सप्लेन करता है। देखिए, सेंटर में गवर्नमेंट पेस बैलेंस प्रीमियम का बड़ा शील्ड है। मतलब अगर मार्केट प्रीमियम 20% है और फार्मर 2% दे रहा है, तो बचा हुआ 18% सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शेयर करती हैं। पीएमएफबीवाई में यूनिट ऑफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल फार्मर नहीं, बल्कि एरिया अप्रोच यानी विलेज या जियो फेंस्ड यूनिट है। ये इसलिए किया गया क्योंकि इंडिविजुअल फार्म असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी का यूजेज जैसे ड्रोन्स और रिमोट सेंसिंग फॉर यील्ड एस्टिमेशन सीसीई डिस्प्यूट्स को कम करने और क्लेम प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इंटीग्रेट किया गया है। अब चलिए मोटर इंश्योरेंस पर आते हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के अंतर्गत थर्ड पार्टी यानी डीपी इंश्योरेंस मैंडेटरी है। इसका लॉजिक ड्राइवर प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि सोशल जस्टिस है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रायंगल जो विजुअल 2 में है, उसे देखें।
यहाँ 3 पार्टीज हैं। ए जो इंश्योर्ड या व्हीकल ओनर है, बी जो इंश्योरर है और सी जो थर्ड पार्टी या विक्टिम है। जब एक्सीडेंट होता है तो ओनर ए लीगली लायबल है विक्टिम सी को कॉम्पनसेट करने के लिए। लेकिन अगर ओनर के पास पैसे ना हो, इस सिचुएशन में विक्टिम को इनजस्टिस से बचाने के लिए लॉ मैंडेट करता है कि इंश्योरर बी कॉम्पनसेशन पे करेगा। डायग्राम में कॉम्पनसेशन एरो सीधा इंश्योरर से विक्टिम की तरफ जा रहा है। नोट करें कि टीपी पॉलिसी में आपकी खुद की गाड़ी यानी ओन डैमेज कवर नहीं होती, वो एक ऑप्शनल कवर है। टीपी प्रीमियम्स IRDAI फिक्स करती है, मार्केट नहीं, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है और वेलफेयर ओरिएंटेड है। ये कंपलसरी नेचर एंश्योर करता है कि रोड्स पर चलने वाले पेडेस्ट्रियंस और इनोसेंट विक्टिम्स के पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्राइवर्स फाइनेंशियल स्टेटस। समझे? इंडिया का पेंशन आर्किटेक्चर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, जिसका रेगुलेटरी एपेक्स PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। PFRDA का गोल है ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वाया डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल्स। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के डिजाइन को समझने के लिए हमें अनबंडल्ड आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना होगा। विजुअल 1 जो NPS अनबंडल्ड आर्किटेक्चर फ्लो है उसे देखें। ट्रेडिशनल सिस्टम्स में बैंक ही पैसे कलेक्ट करता था, वही इन्वेस्ट करता था और वही रिकॉर्ड रखता था। इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और हाई कॉस्ट का रिस्क रहता था। NPS ने इस चेन को तोड़ दिया, अनबंडल कर दिया। फ्लो चार्ट में देखिए, सब्सक्राइबर पैसे देता है POP यानी पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, जैसे बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेस को। वहां से पैसा ट्रस्टी बैंक में जाता है। फिर पैसा पेंशन फंड मैनेजर्स यानी PFMs के पास जाता है, जो उसे इक्विटी E, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स C और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज G में इन्वेस्ट करते हैं। इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए एक अलग एंटिटी है CRA, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जैसे NSDL या KFIN। ये सेपरेशन इंश्योर करता है कि कोई भी एक एंटिटी सिस्टम को मैनिपुलेट न कर सके और कॉस्ट लो रहे। NPS में फंड्स की फ्लेक्सिबिलिटी को मैनेज करने के लिए टियर 1 और टियर 2 अकाउंट्स क्रिएट किए गए। विजुअल 2 जो टियर 1 वर्सेस टियर 2 मैट्रिक्स है, इन दोनों का फंक्शनल डिफरेंस क्लियर करता है। टियर 1 कोर पेंशन अकाउंट है। इसका पर्पस रिटायरमेंट सिक्योरिटी है, इसलिए इसमें लॉक इन पीरियड है अंटिल एज 60 और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे पैसा निकालना रिस्ट्रिक्टेड है ताकि रिटायरमेंट कॉर्पस सेफ रहे। दूसरी तरफ टियर 2 एक वॉलंटरी सेविंग्स अकाउंट की तरह है। इसमें कोई लॉक इन नहीं है, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, यानी ये लिक्विड है, लेकिन इसलिए इसमें कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता। ये मैट्रिक्स अप्रोच सब्सक्राइबर्स को डिसिप्लिन टियर 1 के थ्रू और लिक्विडिटी टियर 2 के थ्रू दोनों ऑप्शंस देती है। ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स के लिए समझना जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि कैसे गवर्नमेंट रिजिड सोशल सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट को एक ही अम्ब्रेला NPS के अंदर इंटीग्रेट कर रही है। क्लियर है? अब फोकस करें इकोनॉमी और पब्लिक पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के बीच का डिबेट सबसे क्रिटिकल है। इस डिबेट का कोर फंडिंग मैकेनिज्म में छुपा है। OPS एक डिफाइंड बेनिफिट यानी DB सिस्टम था, जहां रिटायरी को लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% फिक्स्ड पेंशन मिलती थी, प्लस डियरनेस अलाउंस DA। ये एक अनफंडेड या पे एज यू गो सिस्टम था। विजुअल 2 जो कैश फ्लो कंपैरिजन है, उसके पाथवे A OPS को ध्यान से देखें। इसमें करंट टैक्स पेयर्स का पैसा यानी टैक्स सीधा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है और वहां से रिटायरीज को पे कर दिया जाता है। कोई कॉर्पस क्रिएट नहीं हो रहा, आज की कमाई से आज का खर्चा चल रहा है। इसके विपरीत NPS एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन यानी DC सिस्टम है। पाथवे B NPS दिखाता है कि एम्प्लॉय और गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। ये पैसा एक पेंशन फंड में जाता है, मार्केट में इन्वेस्ट होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए और फाइनली रिटर्न के साथ वापस मिलता है। ये फंडेड सिस्टम है। अब विजुअल 1 द फिस्कल बैलेंस स्केल को एनालाइज करें। OPS वाले साइड पर लायबिलिटी अनकैप्ड है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और DA बढ़ता जा रहा है। फ्यूचर टैक्स बर्डन भारी होता जाएगा, स्केल का बैलेंस बिगड़ रहा है। NPS वाले साइड पर लायबिलिटी फिक्स्ड है, सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कंट्रीब्यूशन देने तक सीमित है, यूजुअली 14%।
उसके बाद मार्केट रिस्क एम्प्लॉय का है। मैक्रो इकोनॉमिक व्यू से ओपीएस इंटरजेनरेशनल इनइक्विटी क्रिएट करता है, यानी आने वाली जनरेशन के टैक्सेस का यूज पुरानी जनरेशन की पेंशन देने में होगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स कम बचेंगे। एनपीएस ऑन दी अदर हैंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैपिटल क्रिएट करता है, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज हो सकता है। इसलिए फिस्कल प्रूडेंस और सस्टेनेबिलिटी के लिए शिफ्ट फ्रॉम ओपीएस टू एनपीएस एक आर्थिक मजबूरी और स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी दोनों हैं, भले ही इंडिविजुअल लेवल पर ओपीएस ज्यादा सिक्योर लगता हो। समझे इसका गंभीर प्रभाव। देखो, सोशल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। इस हायरार्की को समझने के लिए विजुअल द सोशल सिक्योरिटी पिरामिड को देखें। पिरामिड के टॉप पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, एनपीएस और ओपीएस वाले जो हाईएस्ट सिक्योरिटी एंजॉय करते हैं। मिडिल में ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर है, ईपीएफओ और ईपीएस, जहां एम्प्लॉयर लिंक्ड सिक्योरिटी है। लेकिन पिरामिड का सबसे बड़ा बेस, जो कि तकरीबन 85 से 90% वर्कफोर्स है, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जिसके पास हिस्टोरिकली कोई कवरेज नहीं थी। इस गैप को फिल करने के लिए अटल पेंशन योजना एपीवाई लाई गई। एपीवाई का टारगेट वो लोग हैं जो डेली वेजर्स हैं या डोमेस्टिक हेल्प हैं। इसका मैकेनिज्म गारंटीड मिनिमम पेंशन है, 1000 से 5000 रुपीस तक बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन। यहाँ गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन भी देती है इनिशियल फेज में, ताकि लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जा सके। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिकोड करते हैं। अक्सर लोग ईपीएफ और ईपीएस को सेम समझते हैं, पर ये अलग हैं, बिल्कुल अलग। ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन चार्ट को देखें। एम्प्लॉय की सैलरी से 12% कटता है, जो पूरा ग्रीन स्लाइस गोज टू ईपीएफ में जाता है। ये उसका अपना बचत है विद इंटरेस्ट। एम्प्लॉयर भी 12% देता है, लेकिन यहाँ कैच है, एम्प्लॉयर का पूरा 12% एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में नहीं जाता। चार्ट दिखाता है कि एम्प्लॉयर के शेयर का मेजर चंक 8.33% जो पर्पल स्लाइस है, वो ईपीएस यानी पेंशन स्कीम में डाइवर्ट होता है और सिर्फ 3.67% ईपीएफ में जाता है। ये 8.33% एक पूल में जाता है, जिसे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस चलती है। ईपीएस एक डिफाइंड बेनिफिट कंपोनेंट है प्राइवेट सेक्टर के लिए, जहां रिटायरमेंट के बाद एक फॉर्मूला बेस्ड पेंशन मिलती है। इसमें गवर्नमेंट भी थोड़ा सब्सिडी ऐड करती है, 1.16%। ईडीएलआई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस भी इसी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। तो सिंपल शब्दों में, एक एम्प्लॉय के लिए ईपीएफ एक लमसम अक्यूमुलेशन टूल है, जबकि ईपीएस एक मंथली इनकम सपोर्ट टूल है। ये डिस्टिंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बताते हैं कि कैसे लेबर लॉज एम्प्लॉयर को लीगली बाइंड करते हैं एम्प्लॉय की पोस्ट रिटायरमेंट सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट करने के लिए। लेक्चर के अंतिम भाग में हम इंश्योरेंस सेक्टर की हेल्थ यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्यूचर यानी टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे। सबसे पहला सवाल, हम कैसे इंश्योर करें कि इंश्योरेंस कंपनी भागेगी नहीं? यहाँ सॉल्वेंसी मार्जिन का कॉन्सेप्ट आता है। सॉल्वेंसी का सिंपल मतलब है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। रेगुलेटरी नॉर्म के हिसाब से कंपनीज को हमेशा अपनी लाइबिलिटीज से 1.5 टाइम्स ज्यादा एसेट्स रखने पड़ते हैं। विजुअल 1 सॉल्वेंसी रेशियो इक्वेशन ग्राफिक इसको एक फ्यूल गेज की तरह दिखाता है। अगर रेशियो 1.0 से कम है, रेड जोन, तो कंपनी इंसॉल्वेंसी रिस्क में है, यानी वो क्लेम्स पे नहीं कर पाएगी। 1.5 ग्रीन जोन एक सेफ बफर है जो IRDAI मैंडेट करता है। ये रेशियो पॉलिसी होल्डर के ट्रस्ट का मैथमेटिकल प्रूफ है। समझ आया? इस सेक्टर का फ्यूचर इंश्योरटेक, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी और माइक्रो इंश्योरेंस में है। माइक्रो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है लो प्रीमियम लो कवर, जैसे 50 रुपए में 50,000 का कवर। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वाइटल है और POSP पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन्स मॉडल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि रूरल एरियाज तक रीच हो। लेकिन असली क्रांति ला रहा है विजुअल 2 इंश्योरटेक इम्पैक्ट साइकिल। ट्रेडिशनली इंश्योरेंस हिस्टोरिकल डेटा पर चलता था कि पास्ट में कितने एक्सीडेंट्स हुए। इंश्योरटेक इसे रियल टाइम डेटा पर शिफ्ट कर रहा है। साइकिल को देखें। स्टेप 1 में डेटा कलेक्शन हो रहा है IoT डिवाइसेस से, जैसे कार में टेलीमैटिक्स डिवाइस या हाथ में स्मार्ट वॉच। स्टेप 2 में AI और एल्गोरिदम्स इस डेटा को एनालाइज करके रिस्क प्रोफाइल बनाते हैं। स्टेप 3 में पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग होती है,
अगर आप सेफ ड्राइवर हैं तो आपका प्रीमियम कम होगा। इसे यूसेज बेस्ड इंश्योरेंस कहते हैं। फाइनली, स्टेप 4 इंस्टेंट क्लेम्स को दिखाता है। मोबाइल फोन से फोटो खींची और एआई ने डैमेज असेस करके क्लेम पास कर दिया। ये साइकिल पूरे इकोसिस्टम को एफिशिएंट बना रहा है। कस्टमर को बेटर प्राइस मिलता है, कंपनी को फ्रॉड डिटेक्शन में मदद मिलती है बिग डेटा एनालिटिक्स के थ्रू, और क्लेम सेटलमेंट लाइटनिंग फास्ट हो जाता है। ब्लॉकचेन का यूज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हो रहा है, जहां कंडीशंस मीट होते ही पेमेंट ऑटोमेटिक रिलीज हो जाती है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ये टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ही इंश्योरेंस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ इंजन है। एग्जैक्टली वही डायरेक्शन जहां हम जा रहे हैं।